नमस्कार। एक नए दिन में प्लानर स्पेसियस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज से आरओ के प्री एग्जाम में लगभग 15 दिन का समय बचा हुआ है। उम्मीद है इस समय तक आपकी तैयारी पूरी हो गई होगी। ये आखिरी समय अब नई चीजें पढ़ने के लिए नहीं होता, बल्कि इस समय में हम अपनी तैयारी को फिनिशिंग टच देते हैं। ये वो वक्त होता है जिसमें हर एस्पिरेंट, चाहे वो कितनी ही अच्छी तैयारी वाला क्यों ना हो, भयानक प्रेशर में होता है। जो ये प्रेशर झेल जाता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो इस प्रेशर में दब जाता है वो इस सबसे कीमती समय को वेस्ट कर देता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज खुद को इस साइकोलॉजिकल प्रेशर से बचा के रखें। खाली ना बैठें। खुद को किसी भी और दूसरे एस्पिरेंट से कंपेयर ना करें। आप जैसा कोई नहीं है, और ये मान के आप अपनी तैयारी को फिनिशिंग टच दीजिए कि अगर आप इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे तो कोई और भी इस एग्जाम को पास नहीं कर सकता। मैं मान के चल रहा हूं कि आप सिलेबस को कम से कम एक बार तो रिवाइज कर ही चुके होंगे। लेकिन अगर आप अभी सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं कर पाए हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप भी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। और सब्जेक्ट में कुछ कोर टॉपिक्स और पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है और जो लगभग हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमें इन कोर टॉपिक्स और पॉइंट्स को पहचान कर उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा जोर देना चाहिए। अगर बचे समय में हम अपने रिवीजन में इन टॉपिक्स पर थोड़ा एक्स्ट्रा समय दे देंगे तो इससे हम अपनी सफलता के चांस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपकी तैयारी पूरी है तो इन पॉइंट्स को रिवीजन में अच्छे से कवर कर लें। लेकिन अगर कोई साथी किसी वजह से अच्छी तैयारी नहीं कर पाया है, और वो इस पेशोपस में है कि हम एग्जाम दें भी कि ना दें क्योंकि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, तो वो भी इन कोर टॉपिक्स को तैयार करके अपने पास होने की संभावना को, अपने पास होने के चांस को एक सीमा तक बढ़ा सकता है। तो कोर टॉपिक्स कौन से टॉपिक्स हैं? कोर टॉपिक्स से मेरा यहाँ पर मतलब उन टॉपिक से है जो टॉपिक्स एग्जाम्स में बार बार और लगातार पूछे जाते हैं, जिनकी जो रिपीटिशन वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप केवल इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी रिवीजन कर रहे हैं, तो इन टॉपिक्स पर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोर दे दें। क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं। तो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको इग्नोर करना, जिनमें कमी हो जाने की वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है वो खराब भले ना हो, लेकिन अगर आप उस पर ध्यान दे देंगे तो परफॉर्मेंस आपकी बाकियों से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ये जो कोर टॉपिक्स हैं इनको हम सब्जेक्ट वाइज लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सबसे बड़े सब्जेक्ट को उठाते हैं, जिसका नाम है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी तो हम लोगों ने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें तो मैंने आपको ये बताया था कि हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। लेकिन यहाँ पर हम सीक्वेंस से चलेंगे। हम लोग पहले एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत, फिर मिडिवल हिस्ट्री, और उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कोर टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर इन टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको केवल ये लिस्ट कर रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को आपको तैयार कर लेना है, इन पर फोकस कर लेना है, क्योंकि पढ़ाने और पढ़ने का समय अब आरओ के एग्जाम के लिए तो फिलहाल नहीं बचा हुआ है। तो आप जो भी आपने सोर्स फॉलो किया है, जो भी चीज आपने पढ़ी है, जो भी बुक या जो भी नोट्स आपने पढ़े हैं, उन नोट्स का ही सहारा रख के इन टॉपिक्स पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें हम बात करेंगे। सबसे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक तो बड़ा वाइड टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगातार पूछी जाती हैं। जैसे अलग अलग जो सिंधु घाटी का, इंडस वैली की जो साइट्स हैं, वहां पर कौन सी साइट से कौन सी चीज पाई गई है, इस पर ध्यान देना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल घोड़े का दांत कहाँ पर मिला है, जो पशुपति सील है, पशुपति मुद्रा है, वो कहाँ पर मिली है, ग्रेट बात और ग्रेट ग्रेनरी कहाँ पर मिली है। तो ऐसी चीजें कहाँ कहाँ पर मिली है, कौन सी चीज कहाँ पर मिली, इस पर ध्यान देना है। फिर आपको जो साइट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखनी है कि कौन सी साइट इंडिया में है, कितने साइट्स पाकिस्तान में, और इंडिया में भी जो साइट्स हैं वो कौन कौन से स्टेट्स में है। इनका जो ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो इन चीज इसको ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा इंडस वैली से रिलेटेड जो नदियां हैं वो इंपॉर्टेंट है। नदियों से इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कौन सी साइट कौन सी नदी के किनारे है। ठीक। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं, उसको किसके द्वारा और कब खोजा गया, इतना आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको ध्यान देना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारे पास आता है वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक काल। वैदिक पीरियड में हमें चारों वेदों से जो रिलेटेड बातें हैं, चारों वेदों से संबंधित जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है। चारों वेदों से रिलेटेड बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं, हमें यह ध्यान रखना है कि कौन सा वेद पहला है, कौन सा वेद अंतिम है, कौन से वेद में किस चीज से रिलेटेड बातें कही गई हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारा जो अथर्ववेद है वो जादू टोने से संबंधित है।
यजुर्वेद यज्ञों वगैरह से संबंधित है, कर्मकांडों से संबंधित है। साथ ही साथ इन जो वेदों में कौन से वेद में कितनी ऋचाएं और सूक्त हैं, ये ध्यान रखना है। वेदों के जो पुरोहित हैं उनको क्या कहा जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे जो दशराजन युद्ध है वो कौन से वेद के कौन से मंडल में कहा गया है, और इन वेदों के जो ब्राह्मण हैं, कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा वैदिक काल में जो नदियां हैं, जो वैदिक काल के जो पदार्थ हैं, उनके वैदिक नाम ध्यान में रखने हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारी नदियां हैं जिनके वैदिक नाम अलग थे, और आज हम उनके जो नाम है वो अलग अलग लेते हैं। जैसे रावी का उस समय का नाम परुष्णी था। तो इन सभी नदियों के वैदिक नाम ध्यान रखने हैं, पदार्थों के वैदिक नाम ध्यान रखने हैं, चीजों के वैदिक नाम ध्यान रखने हैं। जैसे गाय को अघन्या बोला जाता था, गेहूं को गोधूम बोला जाता था, तो ये आपको ध्यान रख लेने हैं। जो 16 संस्कार है, उन 16 संस्कारों के नाम आपको याद रखने हैं। नाम के साथ साथ उनका क्रम आपको ध्यान रखना है कि पहला दूसरा वगैरह जो क्रम है वो कौन कौन से आते हैं। जो वैदिक देवता हैं वो ध्यान रखने हैं, खासतौर से इंद्र को ध्यान रखना है और विष्णु को ध्यान रखना है। इसके अलावा अलग अलग जो वैदिक देवता हैं उन वैदिक देवताओं के नाम क्या क्या हैं, और वो वैदिक देवता किस चीज से रिलेटेड है। पर्जन्य, ठीक है, वरुण, ये जो देवता हैं ये किस चीज से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सभा और समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभा और समिति से रिलेटेड चीजें, एक और वहां पर ऑर्गेनाइजेशन थी उसको विदथ बोलते थे, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको ध्यान रखनी। बहुत सीमित तरीके के क्वेश्चन सभा और समिति से रिलेटेड आते हैं, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। और इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारा है महाजनपद। महाजनपद काल में आपको जो फोकस मेन रखना है वो महाजनपदों के नाम पे ध्यान रखना है, उनकी जो राजधानियां थी वो ध्यान रखना है। इसके अलावा जो महाजनपद है उनकी जो लोकेशन है उस पर ध्यान रखना है, कौन सा महाजनपद आपका साउथ में है, कौन सा महाजनपद आपका मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में कौन से महाजनपद थे, और वो कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड थे, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके साथ ही साथ जो बुद्ध और महावीर हैं, बुद्ध और महावीर से जो संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जैसे बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर मिला, बुद्ध के जीवन की जो मुख्य घटनाएं हैं जैसे महापरिनिर्वाण, ग्रह त्याग, ज्ञान की जो उनको प्राप्ति हुई है, और जो उन्होंने उपदेश वगैरह दिए हैं, जो उनकी मृत्यु हुई है, उन पर आपको ध्यान रखना है। उनके जो सिंबल्स हैं वो क्या क्या हैं, और वो चीजें कहाँ कहाँ हुई हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास जो साम्राज्य आते हैं वो मौर्य, गुप्त और जो दूसरे साम्राज्य हैं वो आते हैं। तो मौर्य की अगर हम लोग बात करें और गुप्त की अगर बात करें तो इनके जो शासक हैं उनका क्रम हमको ध्यान रखना है, खासतौर से इसकी स्थापना किसने करी, इसका अंतिम शासक कौन था। मौर्य काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक हमारे पास है वो अशोक है। अशोक में आपको अशोक के अभिलेखों का ध्यान रखना है। अशोक के अभिलेख कौन कौन सी भाषाओं में है, कौन कौन सी लिपियों में है, वो ध्यान रखना है। अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ मिले हैं वो ध्यान रखना है। अशोक के अभिलेख कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कौन सी पर्टिकुलर बात से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जाता जिसमें अशोक के अभिलेखों को ना पूछा जाए। शायद ही कोई एग्जाम ऐसा हो जिसमें अशोक से रिलेटेड, उसके अभिलेखों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आया हो। अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस जो सेगमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। साथ ही जो मौर्य और गुप्त काल है इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके जो प्रशासनिक विभाग हैं, समितियां जो मिलती हैं, उनका काम क्या था, उनका कार्यक्षेत्र क्या था, वो भी हमको ध्यान रखना है। गुप्त काल की अगर बात करें तो गुप्त काल में कुछ राजाओं पर ज्यादा ध्यान देना है, जैसे चंद्रगुप्त हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा हैं वो हैं, और इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्थापना किसने की और कौन अंतिम शासक था उसकी बात तो हम लोगों ने करी ली। इनकी उपाधियां पर भी आपको ध्यान देना है कि कौन सी उपाधि कौन से शासक की थी। सीधे आ जाते हैं कुषाण काल में। कुषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक है वो कनिष्क है। कुषाण काल में कनिष्क के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी स्थापना किसने की थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुषाण काल से पूछा जाने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो सिक्कों से संबंधित है, कि जो सोने के सिक्के हैं वो किसने चलवाए थे। एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, आप बताइएगा कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए थे। ठीक है। इसके बाद सातवाहन काल की अगर बात करें तो सातवाहन जो है साम्राज्य वो बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत सारे राजा इसमें हुए हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन के जो इम्पोर्टेंट राजा हैं उनका अगर आप सीक्वेंस ध्यान रख सकें तो अच्छी बात है, लेकिन आपको गौतमीपुत्र सतकर्णी पर खासतौर से ध्यान देना है, उसकी उपाधियों पर ध्यान देना है,
इस एरा के जो अभिलेख हैं, बहुत ज्यादा अभिलेख नहीं है, जैसे नानघाट का एक अभिलेख है, उसको आपको ध्यान रखना है, किसने जारी किया था, वो किससे रिलेटेड है। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी, एक राजा यहाँ पर हाला भी आता है, उसने कुछ किताबें लिखी हैं, तो उन किताबों का भी आपको नाम ध्यान रखना है, क्योंकि अभी रिसेंट कुछ एग्जाम्स में हाला के बारे में और उसके लिखे किताबों के बारे में सवाल आने शुरू हो गए हैं। तो ये हमारे पास कुषाण और सतकर्णी हो गए। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो राजा हर्षवर्धन से संबंधित आता है। राजा हर्षवर्धन किस वंश से था, आपको ये ध्यान रखना है। इसकी राजधानी कहाँ पर थी, राजा हर्षवर्धन को किसने हराया था और क्यों हराया था, वो आपको ध्यान रखना है। इसके दरबार में एक दरबारी कवि था जिसका नाम था बाण। तो जो हर्ष है और जो बाण है, दोनों ने ही कुछ किताबें लिखी हैं, उन किताबों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और हर्ष के मरने के बाद जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था कन्नौज के लिए, वो त्रिकोणीय मुकाबला कौन कौन से वंशों के बीच में हुआ था, कौन कौन से साम्राज्यों के बीच में हुआ था, इस पर आपको ध्यान रखना है। और उन साम्राज्यों में कौन से साम्राज्य की विजय हुई थी, किसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, इस पर आपको खास ध्यान रखना है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। इस एरा में जो विदेशी यात्री आए थे, उन विदेशी यात्रियों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं कि हर्षवर्धन के समय कौन विदेशी यात्री आया था। को पता होगा कि हर्षवर्धन के समय कौन विदेशी यात्री आया था, और उसको यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं, नीति का पंडित भी बोलते हैं। अगला जो वंश है हमारे पास वो है चोल वंश। चोल वंश में बहुत सारे राजा, और चोल वंश इतिहास में दो पार्ट में फैला हुआ है। तो यहाँ पर आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर्स हैं वो है राजराजा महान, राजेंद्र चोल और राजाधिराज चोल। इनसे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको कवर कर लेने हैं। चोलों का जो प्रशासन है वो आपको ध्यान रख लेना है। और चोल साम्राज्य में मंदिरों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती थी। मंदिर जो होते थे वो केंद्र होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन का, शासन का केंद्र होते थे। तो वो मंदिर चोल वंश में किसके द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया, ये आपको ध्यान रख लेना है। चोल वंश की स्थापना किसने की, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर एक छोटा सा टॉपिक और आता है कि जो दक्षिण भारत के जो राजवंश थे, चोल, चेर और जो पांड्य थे, ये चोल, चेर और पांड्य, इनका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में भी मिलता है। तो इन चोल, चेर और पांड्य की राज्यों की राजधानियां क्या थी, कौन से जो पार्ट थे वहां पर ये राज्य करते थे, और इनका जो सिंबल था वो सिंबल क्या था, ये आपको यहाँ पर इतना और ध्यान रख लेना है। एक और वंश हमारे पास आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश में जो पल्लव वंश के जो शासक हैं, उन शासकों द्वारा जो बनवाए गए मंदिर हैं, उन मंदिरों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। उस मंदिर को, किस पर्टिकुलर मंदिर को किस पल्लव वंश के शासक ने बनवाया, वो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम सीधे मध्यकालीन भारत में आ जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि यहाँ पर हम लोग केवल वही पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं जिन पॉइंट्स के एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लग सकती हैं, किसी और को इंपॉर्टेंट लग सकती हैं, और इसको यहाँ पर कवर ना किया गया हो। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो किसी को इंपॉर्टेंट नहीं लग सकती हैं और मैंने यहाँ पर उसको कवर किया हो। तो ये सारा कुछ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। आप इसको ध्यान रखिएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप केवल इसी को तैयार करिए, आपकी तैयारी जैसी चल रही है वैसे चलने दीजिए, लेकिन इन पॉइंट्स पर आपको एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है, बस इतना मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, और आप इसका जो असर है वो एग्जाम में जरूर देखेंगे। ठीक है। अब मध्यकालीन भारत को अगर हम दो सेगमेंट में बांटे, तो एक हमारे पास हो जाता है जो दिल्ली सल्तनत का पोर्शन है, और दूसरा हमारे पास मुगल काल को भी हम मध्यकालीन भारत में ही कंसिडर करके बात कर लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में अगर बात करें, तो दिल्ली सल्तनत में जो वंश हैं, अलग अलग वंश हैं, उन सभी वंशों का जो क्रम है वो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन सा वंश था, सबसे आखिरी कौन सा वंश था। तो सबसे पहले गुलाम वंश था, और आखिरी हमारे पास लोधीस थे। तो इन वंशों का जो सीक्वेंस है वो आपको ध्यान रख लेना है। अगर आप इसका जो सन याद कर ले कि कौन से वंश ने कितने समय से किस वंश सन तक राज किया, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट और हो जाएगा। एक बात और यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि जब वंशों का क्रम तैयार करें, तो ये भी देख लीजिए कि कौन से वंश ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया और कौन से वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। और पूरे दिल्ली सल्तनत में वैसे तो कई सारे इंपॉर्टेंट राजा हैं, जैसे बलबन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका अकतुबुद्दीन ऐबक भी इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है उसका नाम आप मुझे बताएं। उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इसने बहुत आमूल चूल परिवर्तन किया था एस्टैब्लिशमेंट में। और जो तुर्कियों का वर्चस्व था, उस तुर्कियों को वर्चस्व को खत्म करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और उसके जो शासन काल उसको खिलजी क्रांति बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, और वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि उसने बहुत सारे सुधार किए। उन सुधारों को आपको ध्यान रखना है। तो खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और उसके जो सुधार हैं, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, जो मार्केट रिफॉर्म्स हैं, उन पर आपको खास ध्यान दे लेना है।
दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासन से संबंधित पॉइंट्स हैं, जो प्रशासनिक टर्म्स हैं, कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते थे, कौन कौन से मंत्री को क्या नाम दिया जाता था और वो किस चीज को देखता था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ये मिडिवल एरा है, इस मिडिवल एरा में भी बहुत सारी बुक्स हमको मिलती हैं, जिनमें से सारी तो नहीं लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन सभी बुक्स को अगर आप घटना तक से कवर कर लेंगे तो वो सफिशियंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं। जैसे मासिर आलमगीरी हो गया, ठीक है, फतुहात फिरोज शाही हो गया, ये सारी किताबें बहुत पूछी जाती हैं। तो ये दिल्ली सल्तनत के एरा में जो अलग अलग रूलर्स हुए उनके समय में कौन सी किताब लिखी गई वो ध्यान रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक और जो आपका फिरोज शाह तुगलक है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने जो बहुत सारे काम किए हैं, नए डिपार्टमेंट्स खोले, नहरें खुदवाई, उसको आपको ध्यान रखना है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खुदवाई गई जो सबसे लंबी नहर है वो ध्यान रखनी है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए उनका सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, कि कौन सा एक्सपेरिमेंट उसने कब किया। जैसे पेपर करेंसी उसने, टोकन करेंसी उसने चलवाई, जैसे उसने जो अपनी जो राजधानी का ट्रांसफर किया और फिर वापस लेके आया वो कब किया, दोआब का कर कब लगाया, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है दिल्ली सल्तनत में। देखने में हो सकता है, सुनने में आपको ज्यादा लग रहा हो, लेकिन इतने वास्ट सिलेबस में से इतने पॉइंट्स को अगर आप करेंगे तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। अगला अगर हम मुगल काल में देखें तो मुगल काल में आपको बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब पर ध्यान देना है। और यहाँ पर भी आपको बेसिकली ध्यान देना है बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब के जो युद्ध हुए हैं। जैसे बाबर ने जब इंडिया में एंटर किया तो उसने कई सारे युद्ध किए। पानीपत का युद्ध उसका हुआ, खानवा का हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ। तो बाबर के इन युद्धों में आप बाबर का जो अलग अलग जो युद्ध हुए हैं वो किस सन में हुए हैं, सन याद करेंगे तो सीक्वेंस अपने आप याद हो जाएगा। वो युद्ध किसके साथ हुए हैं और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कि किसमें उसने खोपड़ियों की मीनारें बनवाई, किस युद्ध के बाद उसने अपना जो चांदी की मुहरें बंटवाई, ये आपको ध्यान रखना है। हुमायूं के जो युद्ध हुए हैं शेर शाह सूरी के साथ, उसका सीक्वेंस और उनका जो रिजल्ट आया वो ध्यान रखना है। अकबर जब राजा बना तो अकबर के राजा बनने के बाद उसने अपना एक एक्सपेंशन किया साम्राज्य का। एक्सपेंशन जब उसने साम्राज्य का किया तो उसने दो नीतियां अपनाई, एक तो उसने मित्रता की नीति अपनाई और दूसरी उसने युद्ध की नीति अपनाई। तो युद्ध की नीतियों में उसके जो अलग अलग युद्ध के अभियान है, वो युद्ध के अभियानों का क्रम आपको याद होना चाहिए, कि उसने असीरगढ़ का किला कब जीता, ठीक है, उसका जो सिंध का अभियान था वो कब गया था, गुजरात विजय वगैरह, ये सब आपको ध्यान रखना है। यही चीज आपको अलाउद्दीन खिलजी में भी ध्यान रखनी है, कि उसका जो युद्ध के अभियान है वो कौन कौन से और कहाँ कहाँ कब कब किया उसने। औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगजेब के जो उत्तराधिकार युद्ध है, वो उत्तराधिकार युद्ध आपको ध्यान रखने हैं, कि कौन सा जो सिख युद्ध है वो किसके साथ हुआ और उसका सीक्वेंस क्या रहा। फिर आ जाते हैं सीधे मुगल प्रशासन में। मुगल प्रशासन में जो अलग अलग विभाग हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स के नाम आपको तैयार कर लेने हैं। उन डिपार्टमेंट्स के जो काम है वो आपका ध्यान रख, जैसे खाने सामा हो गया, ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रख लेना है। प्लस यहाँ पर भी जो बुक्स लिखी गई हैं उन बुक्स को आपको ध्यान रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मुगल काल के सिक्के, बाबर ने जो सिक्का चलवाया उसका नाम क्या था, हुमायूं के सिक्कों के नाम, अकबर के सिक्कों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे आधुनिक भारत में, मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। हम लोगों ने देखा था कि पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इसी सेगमेंट से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो जो अलग अलग समाज सुधार आंदोलन, जो रिनायंसेस का पीरियड है, जो पुनर्जागरण काल है, उसमें जो अलग अलग समाज सुधार आंदोलन हुए, संस्थाएं बनी, वो आपको ध्यान रखने, जैसे ब्रह्म समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, और जो दूसरे जो समाज सुधार संस्थाएं हैं ये कब बनी, इनकी स्थापना कब हुई और इनके संस्थापक कौन थे, ये आप याद कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए। फिर किसान और जनजातीय विद्रोह जो हुए हैं, इनसे आपको सवाल डेफिनेटली मिलेगा। तो किसान और जो जनजातीय विद्रोह हुए, इनमें आपको केवल तीन बातों पर फोकस करना है। पहली बात की जो जनजातीय विद्रोह है, जो किसान विद्रोह है, उसका नेता कौन था, किसने उसको लीड किया, वो किस इलाके में हुए यानी कि उसका रीजन क्या था, और वो कब हुए यानी कि उसका सन क्या था। ये किसान और जनजातीय विद्रोह में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो कांग्रेस है, कांग्रेस के उदय के पहले भी कुछ राजनीतिक संस्थाएं हमारे देश में बनी थी। वो जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनकी स्थापना कब हुई, जैसे जमींदारी एसोसिएशन बनी थी हमारे पास, है ना,
तो ये जो राजनीतिक संस्थाएं थी ये कब बनी थी, इनका सन याद रखना है, और इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में पूछा जा सकता है, मैचिंग में पूछा जा सकता है, और डायरेक्टली भी सीधे सीधे इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो हमारे पास नेशनल मूवमेंट था उसमें अलग अलग कमिटीज बनी, अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग कमिटीज बनाई गई। तो ये जो अलग अलग कमिटीज बनाई जाती हैं, इन अलग अलग कमिटीज को कब बनाया गया था और किस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया था। जो दूसरे अलग अलग आंदोलन हुए, जैसे बारडोली आंदोलन हो गया, गांधी जी के द्वारा किए गए अलग अलग आंदोलन हैं, इन सभी आंदोलनों का सन आपको ध्यान रखना है, और इन सभी आंदोलनों का जो सीक्वेंस है वो आपको ध्यान रखना है। गोलमेज सम्मेलन जो है यहाँ पर वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन उसमें शामिल हुआ कौन उसमें शामिल नहीं हुआ, और गोलमेज सम्मेलन जो अलग अलग हुए वो कब हुए ये ध्यान रखना है। जो अंग्रेजों के वायसराय थे उन वायसरायों के नाम, सभी के नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उन इम्पोर्टेंट वायसरायस के नाम आपको ध्यान रखने हैं, उनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट काम किए गए वो आपको याद करने हैं, उन पर फोकस आपको करना है। और यहाँ पर भी जो मॉडर्न इंडिया है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें भी जो अलग अलग पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं और किताबें हैं, उन किताबों के नाम और उनसे रिलेटेड जो पर्सन है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इसको अभी तक नहीं भी किया है, पत्र पत्रिकाएं, तो घटना चक्र में इनका अलग से सेगमेंट है, उस सेगमेंट में आप कर लेंगे, अगर आप वहां से उसको देख लेते हैं तो वो करते करते ही आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बार रिपीट हुई है कि अगर आप उसको एक बार भी कर लेंगे तो ये इतनी बार रिपीट हुई है कि वो आपको वहीं पर याद हो जाएंगे, और उसके अलावा फिर और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी, वहीं से आपका कवर हो जाए घटना चक्र से ही। अब हम लोग आते हैं भूगोल में। भूगोल को अगर हम लोग देखें तो ज्योग्राफी को दो पार्ट में बांट के पढ़ा जाता है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, अगर हम प्री के कंटेक्ट में बात करें। लेकिन यहाँ पर हम जो भी टॉपिक्स देखेंगे वो ओवरऑल देखेंगे, दोनों को मिला के देखेंगे। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, पहला पॉइंट हमको देखना है कि जो इंडिया के जो पर्वत हैं, माउंटेन्स हैं, उनके नाम देखने हैं, कहाँ पर है, यानी कि कौन से रीजन में, कौन से स्टेट में कौन सा पर्वत है, कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, और उन माउंटेन रेंजेस के जो हाईएस्ट पीक्स हैं, सर्वोच्च चोटियां हैं, वो हमको ध्यान रखनी है। जैसे हिमालय हो गया, उसकी हाईएस्ट जो पीक है वो कौन सी है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक्स कौन सी है, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अरावली की, सतपुड़ा की, विंध्यन रेंज की, और नॉर्थ ईस्ट की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर जो माउंटेन रेंजेस उनकी हाईएस्ट पीक्स कौन कौन सी हैं, ये आपको तैयार कर लेना है, फोकस इस पर रखना है। इसके अलावा जो इंडिया में जो अलग अलग रिवर्स हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ये रिवर्स हैं ईस्ट और वेस्ट, उनको अलग अलग आपको सीक्वेंस देख लेना है, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे गंगा हो गई, इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, नीचे पेन्नर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इन नदियों का आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन नदियों का जो उद्गम है, जो ओरिजिन है, जो सोर्स है, वो कहाँ से है, जैसे गंगा का सोर्स कहाँ से है, गोदावरी का सोर्स कहाँ से है, सोन का सोर्स कहाँ से है, नर्मदा का सोर्स कहाँ से है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नदियों के बाद हम बात कर लेते हैं दर्रों की। तो दर्रे इंपॉर्टेंट हैं, दर्रों को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, नॉर्थ इंडिया के और साउथ इंडिया के दर्रे। तो नॉर्थ इंडिया में जो हमारे पास जो दर्रे हैं वो हमको ध्यान रखने की कौन सी स्टेट में कौन सा दर्रा है, जैसे नाथुला कहाँ पर है, शिवकीला कहाँ पर है, रोहतांगला कहाँ पर है, ये दर्रे हमको ध्यान रख लेने हैं। साउथ इंडिया की अगर बात करें, साउथ इंडिया में बहुत सीमित है, ऐसे हमारे पास थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट और सनकुट्टा दर्रा। इन दर्रों का सीक्वेंस ध्यान रखना है हमको, कौन से स्टेट में है ये ध्यान रखना है हमको। और ये दर्रे खास तौर से जो साउथ इंडिया वाले दर्रे हैं, थालघाट, पालघाट, भोरघाट और सनकुट्टा, ये कौन कौन सी जगहों को कनेक्ट कर रहे हैं, ये भी ध्यान रख लेना है। इसके बाद हम आते हैं जनजातियों में। जो अलग अलग राज्य हैं उन राज्यों में पाई जाने वाली जनजातियां, जैसे भील कहाँ पर पाई जाती है, डाफर कहाँ पाई जाती है, डफला कहाँ पर पाई जाती है, लेपचा, लंबाडा, ये सब जनजातियां, गोंड, गुज्जर, बकरवाल, ये जनजातियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, इसको आपको ज्यादा फोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ अगर मूव करें तो अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका सीक्वेंस बड़े से छोटे की तरफ आपको खास तौर से ध्यान रख लेना है। फिर जो हमारे पास तीन जो रेखाएं हैं धरती पर, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर यानी कि भूमध्य या विषुवत रेखा,
और जो हमारी मकर रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कौन कौन से देशों से गुजरती है, इन सभी का नाम आपको ध्यान रखना है। दुनिया में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से लैंड लॉक्ड देश हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर देखें तो उन देशों की जो कैपिटल्स हैं, इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल्स को भी आपको ध्यान देना है। कैपिटल्स आप अगर केवल घटना तक से कर देंगे तो वहां से कवर हो जाएगा। फिर जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है वहां पर जो माउंटेन रेंजेस हैं, बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस, छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस, बड़ी में जैसे एटलस कहाँ पर है, एंडीज कहाँ पर है, हिमालय तो हम जानते ही हमारे यहाँ पर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा छोटी छोटी जैसे डार्लिंग रेंज कहाँ पर है, पैरिनीज कहाँ पर है, पेनाइन्स कहाँ पर है, जो साउदर्न आल्प्स है वो कहाँ पर पाया जाता है, दवाना रेंज कहाँ पर है। ये छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस में भी कुछ ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक। प्लस जो माउंटेन रेंजेस, जैसे हिमालय की बात हम लोग करें, जैसे हम लोग एटलस की बात करें, जैसे हम लोग इंडीज की बात करें, तो इनकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है। ठीक। और इसके बाद अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें जो नदियां बहती हैं, नदियां तो बहुत सारी होंगी लेकिन हमको सारी नदियां नहीं पढ़ने से, तो इंडिया में भी हजारों की संख्या में नदियां हैं बड़ी छोटी मिलाकर, लेकिन हम सब नहीं पढ़ते। हम केवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जो खास नदियां हैं उनको पढ़ते हैं। वैसे ही जो वर्ल्ड ज्योग्राफी उसमें भी हमको सारी नदियों पर ध्यान नहीं देना है, जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं जैसे वोल्गा है, रेड रिवर है, ठीक है, नाइल है, अमेजन है, और ऐसे ही दूसरी नदियां, नीपर नदी। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरी नदियां, इन नदियों में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कौन सी नदी कौन से कॉन्टिनेंट पर है, कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, उसका ओरिजिन कहाँ पर है, और वो कौन से सागर में गिरती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। अगर किसी नदी को किसी और नाम से भी जाना जाता है, जैसे एक नदी को येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम वास्तविक कोई और है, तो वो भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक। इसके बाद नदियों के किनारे बसे मुख्य नगर, खास तौर से यूरोपियन जो रिवर्स हैं उनके किनारे जो बसे मुख्य नगर हैं उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे सीन जो नदी, इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, जो थेम्स है उसके किनारे कौन सा शहर है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ये भी अगर आप केवल घटना तक से कर लेंगे तो कवर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। इसके बाद जो झीलें हैं वो झीलें आपको ध्यान रखनी, झीलों को आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देख लेना है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर झील है वो आपको ध्यान रख लेना है। ठीक। इसके अलावा वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखें तो कुछ झीलें हैं, जैसे कौन सी सबसे बड़ी झील है, कौन सी सबसे गहरी झील है, कौन सी सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, कौन सी सबसे ऊंचाई पर स्थित नेविगेबल लेक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ लेक और हैं, जैसे लेक टाना हो गया, लेक विक्टोरिया हो गया, इसी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा लेक। ऐसे अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास 5 झीलें हैं, सुपीरियर, ह्यूरन और जो और 3 झीलें हैं। इन झीलों को आपको ध्यान रखना है। जो 5 लेक्स हैं, जिनको जो जिनकी अंगुली की जैसी आकृति है, इन 5 लेक्स का आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है कि ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट क्या सीक्वेंस है। प्लस एक और चीज अभी रिसेंट के एग्जाम्स में इनके बारे में पूछी जाने लगी, इन झीलों को आपस में कनेक्ट करने के लिए कुछ नहरें बना के रखी गई हैं। वो नहरें कौन कौन सी हैं और कौन सी नहर कौन सी लेक को जोड़ती है, इन 5 ग्रेट लेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो नॉर्थ अमेरिका में है, जो कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर क्रिएट करती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इन झीलों के बारे में। ठीक। ज्वालामुखी जो पर्वत है, वॉल्केनोज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज का ध्यान रखना है, खासतौर से वो वॉल्केनोज जिनमें अभी रिसेंटली विस्फोट हुआ है। जैसे अभी इंडोनेशिया के कई सारे वॉल्केनो में विस्फोट हुआ है, उन विस्फोटों को ध्यान रखिए, उस वॉल्केनो का नाम ध्यान रखिए, वो वॉल्केनो कहाँ पर है वो ध्यान रखिए। इसके अलावा कुछ एवरग्रीन वॉल्केनोज होते हैं, जैसे एटना हो गया, स्ट्रोम्बोली हो गया। इन इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज की लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। छोटा सा एक काम और यहाँ पर कर लीजिए कि इन वॉल्केनोज में कौन एक्टिव है और कौन डॉर्मेंट है, इसको भी एक सेगमेंट बना के ध्यान दिमाग में कोने में रख लीजिए, क्योंकि इससे भी सवाल आपको डेफिनेटली मिलेगा। इसके अलावा 3 चीजें और आपको यहाँ पर करनी है जो अभी तक पढ़ी गई चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है लोकल विंड्स यानी कि हवाएं, ये है ओशन करंट्स यानी कि समुद्री जलधाराएं, और ये है घास के मैदान। कौन सा घास का मैदान ट्रॉपिकल है, कौन सा घास का मैदान हमारे पास टेम्परेट है, और उसको किस नाम से कहाँ पर जाना जाता है, जैसे स्टिपीज कहाँ पर पाए जाते हैं।
ठीक है, प्रेयरीज कहाँ पर पाए जाते हैं, लानोस कहाँ पर है, कंपास कहाँ पर है, सवाना कहाँ पर है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है। हवाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। कुछ खास खास हवाएं हैं, उनमें आपको ये ध्यान रखना है कौन सी हवा ठंडी है, कौन सी हवा गर्म है और वो कहाँ पर बहती है। ओशन करंट्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, आपको यहाँ पर ये भी ध्यान, इसमें भी ये ध्यान रखना है कि कौन सी ओशन करंट गर्म है, कौन सी ओशन करंट ठंडी है। और ये जो ओशन करंट है कौन से जो कौन जो जो ओशन है वहां पर बह रही है, यानी कि अटलांटिक ओशन में भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन की कौन सी है, साउथ अटलांटिक ओशन की कौन सी है, कौन सी पैसिफिक ओशन में बहती है, कौन सी इंडियन ओशन में बहती है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। तो ये आपकी ओशन करंट्स हो गई, इस पर आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। हो सकता है कि इन तीनों से आपको सवाल मिल जाए, अदरवाइज आपको इनमें सवाल मिलना ही मिलना है। और अगर हम आगे चलें तो आगे चलते हैं पॉलिटी में। जो 30 डेज वाला हम लोगों ने देखा था, 30 डेज की स्ट्रेटजी में, वहां पर मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कंपैरेटिवली बड़ा है। उतना बड़ा नहीं जितना हिस्ट्री है, लेकिन अगर इसकी हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखें आरओ के इनकम टैक्स में, तो 5 या 6 या 7 सवाल आते हैं, और उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो ये बड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हमको ध्यान देना है, क्योंकि एक एक मार्क्स मार्क की इंपॉर्टेंस होती है। तो पॉलिटी में सबसे पहले तो आपको प्रियम्बल ध्यान रखना है। प्रियम्बल आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, भारत के नागरिक हैं, प्रियम्बल याद होनी जरूरी है। तो प्रियम्बल में से जो सवाल पूछे जाते हैं, वो पहला तो ये पूछा जाता है कि प्रियम्बल हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी कि नहीं है। तो हम कहेंगे हाँ है। ठीक है, प्रियम्बल हमारे पास जस्टिसेबल यानी कि वाद योग है या नहीं है। ऐसे ही प्रियम्बल का जो कहाँ से अडॉप्ट की गई है, कहाँ से प्रेरित है वो। ठीक है, प्रियम्बल में न्याय कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रियम्बल में दी गई है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी कंट्री के लिए जो इस्तेमाल किए गए एडजेक्टिव्स हैं, जो विशेषण है, वो कौन कौन से हैं और उनका सीक्वेंस क्या है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी जो इंडिया करंट जो कंट्री है वो कैसी है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यानी कि संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इनका सीक्वेंस पूछ लेता है कि इनको सही सीक्वेंस में सजाइए। प्लस यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव्स हैं, ये सभी शुरुआत से नहीं है, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो बाद में अमेंडमेंट से जोड़े गए। तो कौन से अमेंडमेंट से कौन से एडजेक्टिव जोड़े गए, यानी कि कौन से शब्द हमारी जो शुरुआती थी उसका भाग नहीं थे, वो भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है प्रस्तावना में। फिर संविधान के जो पार्ट हैं, हम जानते हैं कि हमारे संविधान के 22 भाग हैं, 22 पार्ट हैं, वैसे तो 25 है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो 22 भाग हैं। तो इन 22 भागों के नाम क्या है, वो किस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है, और वो कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है। तो अगर हम देखें तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पार्ट है वो क्या है, वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और ये कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है। पार्ट 2 सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से, और ये आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। ऐसे ही पार्ट 3, पार्ट 4 और सभी जितने भी पार्ट हैं, 22 पार्ट के आपको नाम, और बेहतर होगा कि उनके जो आर्टिकल्स का सीक्वेंस है, आर्टिकल्स का जो विस्तार है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हमारी जो शेड्यूल्स हैं, जो अनुसूचियां हैं, वो उनके नाम ध्यान रखने हैं। अनुसूची 1, 2, 3, 4 किस चीज से डील करती है वो, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है, और ये बहुत ज्यादा सीक्वेंस में या मैचिंग में आपके सामने दोनों चीजें आती हैं। तो पॉलिटी में यहाँ से क्वेश्चन तो आपको रखा हुआ मिलना ही मिलना है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने ही करने हैं पॉलिटी में, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको मिलना ही मिलना है। जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में अगर बहुत गहराई में ना भी जाएं तो कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। और फंडामेंटल राइट का जो रिलेटेड आर्टिकल है वो कौन सा, जैसे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में है। ठीक है, राइट टू जो एजुकेशन है वो आर्टिकल 21A में है। ठीक, तो ये आर्टिकल्स के नाम, आप अंदर ना भी जाए तो ये आर्टिकल के नाम आपको फोकस में रखने ही रखने हैं। ऐसे ही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, नीति निर्देशक तत्व हैं, वो कौन से पार्ट में हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, और कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं वो ध्यान रखने हैं। प्लस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो किस प्रकार के हैं, जैसे सोशलिस्ट हैं, गांधीयन हैं, ये अलग अलग सेगमेंट में उनको बांटा गया है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। और इनके आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने ही रखने हैं।
फिर इसके बाद जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो कौन सी कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन पर ये बनाया गया था, कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में ऐड किया, और फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। मेरी बात ये मान लीजिएगा कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज तक के सारे आर्टिकल्स तो याद होने ही होने चाहिए। इसके बाद के आर्टिकल्स भी अगर मैं कहूं तो 125 तक के आर्टिकल्स आपको सीक्वेंस से याद होने चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले आर्टिकल्स हैं। उसके बाद आर्टिकल्स आपके सब तो नहीं, लेकिन आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं वहां पर, तो उनको भी आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो ध्यान रख लेना है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। ये पोर्शन पर आपको खास फोकस देना है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बाकी देखिए आपका जो पार्लियामेंट्री कमिटीज है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो पार्लियामेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपेरेटिवली पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल सवाल पूछा जाता है। और इसके आर्टिकल्स भी आपको ध्यान रखने चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है। पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटीज मिलता जुलता है, तो आपको ज्यादा तैयार करने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आर्टिकल्स को यहाँ पर आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि कौन सा आर्टिकल पंचायती राज का है, कौन सा म्यूनिसिपैलिटी का है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपको अपनी जो नॉर्मल रिवीजन चल रहा है, नॉर्मल प्रिपरेशन चल रही है, उसी के साथ इनकॉर्पोरेट करके एक्स्ट्रा फोकस देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल यही आप पढ़िए, लेकिन इस पर आपको खास ध्यान देना है। मैं बार बार इस वीडियो में इस बात को बोल रहा हूँ। फिर आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, वो आपको ध्यान रख लेना है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। इसके बाद हम आते हैं साइंस में। साइंस के 3 सेगमेंट्स हैं, हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो अलग अलग जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो इक्विपमेंट्स आपको ध्यान रखने, जैसे एमीटर हो गया, एनीमोमीटर हो गया, ये ध्यान रखने हैं, इनका उपयोग ध्यान रखना है। जो अलग अलग एनर्जी कन्वर्टर्स होते हैं वो आपके नाम ध्यान रखने हैं, जैसे कौन सा है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कौन सा है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा जो अलग अलग बीमारियां होती हैं, वो बीमारी और उसके जो कारण है वो क्या है, कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है, कौन सी प्रोटोजोआ से होती है, कौन सी वायरस से होती है, कौन सी फंगस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। खोजकर्ता की अलग अलग चीजों की खोज किसने करी, अलग अलग वैक्सीन की खोज किसने करी, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस विटामिन। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो आपको ध्यान रखना है। विटामिनों की कमी से या विटामिनों की एक्सेस से, अधिकता से कौन से रोग हो जाते हैं, और कौन से विटामिन का जो सोर्स है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा। फिर अगर हम लोग बात करें तो जो अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं उन वो और उनका जो उपयोग है वो आपको ध्यान रखना है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा टॉपिक है, इसको भी आप केवल घटना चक्र से समस्थानिक या आइसोटोप्स वाला पार्ट वहां से कर सकते हैं। प्लस अलग अलग जो हार्मोन्स हैं बॉडी में, कौन सा हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, कौन से हार्मोन का यूज क्या होता है, वो बॉडी में क्या इम्पैक्ट डालता है, किस चीज के लिए जरूरी है, किस हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। ऐसे ही जो अलग अलग एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में, वो एंजाइम किस चीज के पचाने में काम आते हैं। जब जो हमारी जो लार है, सलाइवा है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है, प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है, कार्बोहाइड्रेट कौन सा एंजाइम पचाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा एंजाइम कहाँ से सिक्रीट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लस ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, कौन यूनिवर्सल डोनर है, कौन यूनिवर्सल रिसीवर है, ये आपको ध्यान रखना है। साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एनवायरनमेंट में अगर आ जाएं तो एनवायरनमेंट में जो अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं, वो अलग अलग टर्म्स कौन कौन से हैं, उन टर्म्स को किसने दिया, ठीक है, वो ध्यान रखना है। अलग अलग जो एनवायरमेंटल जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, एनवायरमेंटल समझौते हुए हैं, वो कब कब हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं, कौन सा ओजोन से रिलेटेड है, कौन सा हमारे पास जैव विविधता से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। उनके ऑब्जेक्टिव ध्यान रखने हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास जो COP28 हुआ है वो आपको ध्यान रखना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो ध्यान रखना है, कहाँ पर हुए हैं वो ध्यान रखना है। अब जो अर्थ 92 सबमिट हुई थी वो तो इम्पोर्टेंट है ही हमारे पास। इसके अलावा हॉट स्पॉट्स हमको ध्यान रखने हैं। अलग अलग हमारे जो इंडिया के कंटेक्स में बात करें तो जो हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जो टाइगर रिजर्व्स हैं, जो अलग अलग एनिमल्स के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम शुरू हुए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो अलग अलग पर्यावरण सम्मेलन हो रहे हैं,
वो कहाँ पर हुए और कौन से साल हुए। ठीक, भारत की जो विश्व विरासत स्थल है उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, खासतौर से एनवायरमेंट वाले जो विश्व विरासत स्थल है उनके नाम और वो कहाँ पर पाए जाते हैं। वो वेटलैंड्स जो समझौता है वो कहाँ पर हुआ था, तो रामसर में हुआ था। कितनी वेटलैंड्स इंडिया में है, उनकी लोकेशन कहाँ पर है, खासतौर से यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा अभी फिलहाल हो गई हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से यूपी के कंटेक्स में देखें तो कौन कौन से जिले में है वो ध्यान रखना है। नेशनल पार्क्स कितने हैं, कहाँ कहाँ है वो ध्यान रखने हैं। जो अलग अलग पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो अलग अलग प्रदूषक कौन कौन से हैं, उनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इस पर आपको ध्यान दे देना है। ठीक, जो इंडिया में पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन हुए हैं, कहाँ कहाँ, जैसे चिपको आंदोलन है, कहाँ पर हुआ, उससे रिलेटेड जो लोग हैं वो कौन कौन से हैं। जो ध्वनि प्रदूषण है वो, और प्रदूषण को दूर करने के लिए, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो अलग अलग जो कानून बनाए गए हैं, जो एक्ट्स बनाए गए हैं, उनके नाम और उनका जो ईयर है जिस साल वो पास हुए हैं वो आपको ध्यान रख लेना है। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमी में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक वो जो स्टैटिक पोर्शन से आते हैं और एक वो जो डायनामिक पोर्शन से आते हैं। डायनामिक पोर्शन में से आपका बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, जो अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, जो अलग अलग फाइंडिंग्स आती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये वाले जो पोर्शंस क्वेश्चंस हैं वो करंट से रिलेटेड होते हैं, तो ये जो डायनेमिक पोर्शन है तो आपका करंट से कवर हो जाएगा। बात करते हैं स्टैटिक पोर्शन में। स्टैटिक पोर्शन में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट है वो आता है आपका प्लानिंग से रिलेटेड। तो जब इंडिया आजाद हुई तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो अलग अलग प्लानिंग से रिलेटेड काम हुए, ठीक है, आ, और वो कौन कौन से थे, उनसे रिलेटेड कौन कौन से लोग थे, जैसे बॉम्बे प्लान बना था, है ना। ये जो प्लान्स हैं शुरुआती, ये प्लान्स के बारे में, इनसे रिलेटेड लोग कौन कौन से, ये आपको ध्यान रखना है, इनका सीक्वेंस ध्यान रखना है। प्लस जो प्लानिंग पीरियड हमारा है, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इन सभी पंचवर्षीय योजनाएं, जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका मोटो क्या था, इनका पीरियड क्या था, ये आपको ध्यान रखना है। और इन अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में शुरू हुए जो मुख्य मुख्य काम है वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, बीच में इनमें कुछ गैप भी हुआ है कि एक पंचवर्षीय योजना खत्म होने के बाद अगली नहीं शुरू हुई, एक ब्रेक ले लिया गया, जिसको हम लोग योजना अवकाश बोलते हैं या प्लान हॉलीडे बोलते हैं। तो ये जो योजना अवकाश है, जो प्लान हॉलीडेज हैं, कब हुए, कौन सी 5 ईयर प्लान के बीच में हुए और कितने साल के हुए, ठीक है, ये आपको यहाँ पर खास तौर से ध्यान रख लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके अलावा जो अलग अलग क्रांतियां हैं, जो रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन कौन सी, ब्लू रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं, खासतौर से ये आपको ध्यान रखना है कि किससे रिलेटेड है। ये व्हाइट रिवॉल्यूशन दूध से रिलेटेड है, पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ठीक है। प्लस जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन से जो 5 जो अनाज थे उनसे रिलेटेड थी ये, इससे रिलेटेड जो लोग थे वो कौन कौन से थे, ये कब शुरू किया गया, कौन से 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया, कौन से इलाके में इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, और इससे जो नुकसान हुए वो क्या क्या थे। इसके बाद जो एमएसएमई है उसकी जो परिभाषा अभी चेंज हुई है कुछ साल पहले, वो आपको ध्यान रखना है कि एमएसएमई की परिभाषा के हिसाब से कौन मैक्रो इंटरप्राइज है, कौन स्मॉल इंटरप्राइज है और कौन मीडियम इंटरप्राइज है, ये आपको ध्यान रख देना है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन किया है नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न के हिसाब से, ये क्या है, और इनमें कितनी कितनी कंपनीज आ रही हैं और उनका बेनिफिट क्या है, कितने रुपए तक का ये इन्वेस्टमेंट अपने खुद के डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं, उसका एक इनको बेनिफिट मिलता है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। इसके बाद जो इसका जो जो आपका डायनेमिक पोर्शन है वो आपको करंट से कर लेना है। और फिर आता है हमारे पास यूपी स्पेशल, सबसे जो बड़ा पोर्शन, अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं जनरली वो यूपी स्पेशल करंट से आ रहे हैं। यूपी स्पेशल आपने जहां से भी पढ़ा हो वहां से रिवाइज करते रहिए। अगर आपको कंफ्यूजन है कि कहाँ से पढ़े, तो वाणी की जो बुक आती है उसकी जो शुरुआती जो संक्षिप्तकी वाले समरी वाले पेजेस हैं, अगर आप उसको भी कर लेंगे तो आप प्री के हिसाब से पूरा जो यूपी है वो कवर कर लेंगे। शायद ही कोई सवाल ऐसा हो जो उसके बाहर से निकले, अदरवाइज वहां से कवर हो जाएगा। ठीक, और इसमें अगर हम पूरे में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से, वो जनगणना से है, जो आपका जो फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट है वो, प्लस जो करंट है, इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जनगणना, फॉरेस्ट सर्वे, जो पशुधन पशुधन सर्वेक्षण रिपोर्ट हमारे सामने आई है वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ये करंट से कवर हो जाएगा, वन सर्वेक्षण वगैरह।
जनगणना तो आपको करनी ही करनी है, तो इनको छोड़ना फेल होना सुनिश्चित कर देता है, ये आप ध्यान रखिए। करंट के लिए आप कोई भी एक किताब लेके उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। आपने करंट कवर कर लिया होगा, घटनासार मार्केट में कई समय पहले आ गई है, उससे बेहतर किताब मुझे घटनासार के अलावा कोई और करंट के लिए नहीं लगती, क्योंकि वो एक तो पतली सी किताब होती है, प्लस वो स्पेसिफिकली यूपी के लिए ही लिखी जाती है। और अभी तक का उसका इतिहास ये है कि अगर आप वही केवल किताब कर लेते हैं तो 80 to 90% कम से कम आपके जो क्वेश्चन है वहां पर वो कवर हो जाते हैं। तो उसको आप खास तौर से ध्यान देके पढ़ते जाइए, करंट को रिवाइज करते जाइए। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनकी रिपीटेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। मैं आपसे एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैंने इस वीडियो में बार बार इस बात को रिपीट किया है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल इन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे भी पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन इन टॉपिक्स पर आप थोड़ा सा अटेंशन दीजिए। अगर आप ये कर लेंगे तो आप एग्जाम हॉल में अपनी परफॉर्मेंस में बड़ा चेंज देखेंगे। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इसमें पढ़ाई से ज्यादा सबसे जरूरी जो चीज है वो है खुद पर भरोसा बनाए रखना। खुद पर भरोसा रखिए, निगेटिव थॉट्स और निगेटिव लोगों से दूरी बना लीजिए, प्रेशर में बिल्कुल मत आइए। ऊपर वाला बैठा हुआ है, वो सब देख रहा है, उसका हिसाब कभी गलत नहीं होता, वो आपको और आपकी मेहनत को देख रहा है और वो आपकी मेहनत का फल आपको जरूर देगा। इसके अलावा पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आए मुझसे कहिए, मैं हमेशा मौजूद हूँ। और इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अच्छा सा परफॉर्म करके एग्जाम में आइए। ऑल द बेस्ट।